बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों के पेश नज़र दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें अफहाम तफहीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक किया गया। जबकि दूसरी जानिब IMF ने मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसानात की हतमी रिपोर्ट जल्द मांग ली है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 29 तारीख को जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके फौरी बाद आपने जिन ख्यालात का इजहार किया था वो क्या था, पहले वो हम सुन लेते हैं फिर जी। ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि मेरा ये जो अम मुआहदा है उसको तमाम अरब मुस्लिम मुल्कों की हिमायत हासिल है। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़िया डॉक्टर शाहिद मसूद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद है, हमास मानेगा इस 20 नुकाते एजेंडे को? जब ये मुलाकात शुरू हुई है तो उस मुलाकात शुरू होने के बाद ये 20 नुकाती एजेंडा सामने आया है। इससे पहले जो 21 नुकात थे उनमें ये बात नहीं थी। उनमें ये था कि जी अल्टीमेट जो है वो 2 रियासती हल की तरफ जाएंगे, यानी फलस्तीनी रियासत का क्याम होगा। इसमें फलस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और नेतन्याहू ने भी ये कहा कि जी आप अच्छा है कि हमारी बात को समझ गए कि फलस्तीनी रियासत जो है वो तो इसमें नहीं है और वो हो ही नहीं सकती। तो अगर फलस्तीनी रियासत नहीं हो सकती तो फिर उसके बाद जो है वो कैसे फिर मतलब ये कैसे बनेगा, मुझे बताएं ना। हमास के लोग सारे के सारी यरगमाली छोड़ दें। इसराइल की फौज जो है वो अभी तो उनकी मौजूदगी में ही अपनी जाहिरियत उसने जारी रखी हुई, जंगबंदी तो नहीं हुई, तो वो कैदी भी छोड़ दें, अपनी यरगमाली भी छोड़ दें और यहां से जंगबंदी भी ना हो और हमले जारी रहें। और वो जो इंटरनेशनल फोर्स है अरब ममालिक की, या उसमें वो कब आएगी, कब पहुंचेगी, और जब वो तब अंदर दाखिल होगी ना जब इसराइल की फौज निकल चुकी होगी। तो इसराइली फौज तो कह रही है कि हम विद पैसेज ऑफ टाइम अंदर निकलेंगे। भाई या तो ये हो ना कि 24 घंटे 48 घंटे में आप कहें कि सारे कैदी भी छोड़ दिए, सारे रमाले भी छोड़ दिए, अभी जंगबंदी हो गई और सारे मुल्कों की फौज खड़ी है मिस्र के पास, और वो एकदम से जैसे ही मतलब वो सारे अंदर दाखिल हो जाते हैं। अभी तो कहीं पर किसी फौज का वजूद ही नहीं है। देखिए ना 21 से 20 क्यों हुआ है? एक नुक्ता कौन सा ऐसा है जो गायब हो गया है? वो फलस्तीनी रियासत वाला नुक्ता है। ये वेग किस्म का प्लान है मेरा ख्याल है, और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अब हम मुंतजिर होंगे बाकी मुल्कों के कि क्या इसमें फलस्तीनी रियासत की तरफ ये मामला गया या नहीं गया। मैं बात कर रहा हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात है वो ये 20 नुकात भी असल में नहीं है। 20 नुकात जो रिटर्न में सामने आए हैं ना ड्यूरिंग द मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड नेतन्याहू, ये जो 20 नुकात हैं ये वो नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं नेतन्याहू से, अगर हमास रिजेक्ट करती है तो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा होगा और नेतन्याहू को जो है वो अपने अंदाज में खत्म करेगा। जो रिटर्न में हुआ है मामला वो ही असल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं इस पे दस्तखत करवा रहा हूं और अभी मैं दस्तखत भी करनी है और साइन भी करनी है सबसे, और ये जो रिटर्न है वो कुछ और है, जो गुफ्तगू हुई है वो कुछ और है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो तब होगा ना जब आखिर में फलस्तीनी रियासत बनेगी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में तो एक जंग बंदी है, लेकिन इसमें इशू ये है कि ये 72 घंटों में रिहा हो जाए, लेकिन फौज 72 घंटों में विड्रॉ नहीं होगी। तो फिर उसके बाद अगर फौज वहां रहेगी और सारे यरगमाली निकल जाएंगे 72 घंटों में, तो फौज तो फिर इसराइल की अपना ऑपरेशन जारी रखेगी और जहरिया तो जारी रखेगी। तो या तो ये हो कि फौरी तौर पे जो बैनुल अक़वामी फोर्सेज हैं, यानी अरब ममालिक की या इस्लामी ममालिक की, वो अंदर जाएं और जाके फलस्तीनियों को बचाएं, और फिर उसके बाद जो है वो सीज फायर एग्रीमेंट हो। कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट है तो उसका जो एंड है वो तो फिर 2 रियासती हल पे होना चाहिए था ना। वो ये तो नहीं है कि वो आखिर में एक बोर्ड बना रहेगा और वो बोर्ड ही हमेशा काम करता रहेगा और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो भी वो बोर्ड चलता रहेगा। ये तो फिर अमेरिकन एक ब्लॉक हो गया ना पूरा, कि अमेरिका हेड कर रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको हेड कर रहे हैं पूरे फलस्तीन के बोर्ड को, और बाकी मेंबर बैठे हुए हैं। बात ये थी कि इस बोर्ड के अंदर तो बैठना था फलस्तीनी लोगों को। फिर फलस्तीनी इसमें कहाँ है? वो फलस्तीनी जो है वो जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है ये वो उस बोर्ड के नीचे बनेगी। देखिए ना, एक बोर्ड ऊपर बन गया, फिर एक फलस्तीनी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं वो उस बोर्ड के नीचे बनेंगे। उस बोर्ड के चेयरमैन अगर ट्रंप हैं और उसके एक मेंबर जो है वो टोनी ब्लेयर बन गए, तो आपका क्या ख्याल है कि उसके पे टोनी ब्लेयर की सतह पे लोग आके जो दुनिया के लीडर्स हैं वो बैठेंगे, बाकी अरब ममालिक के लोग आके बैठेंगे और फिर फलस्तीनी उनके नीचे होंगे?
मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, उनका रिस्पांस, मैंने आपसे बात की ना कि फलस्तीनियों का रिस्पांस देखना पड़ेगा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर काम करने को तैयार होंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर एक बोर्ड, उस बोर्ड के नीचे फिर फलस्तीनी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या यही प्लान है जो डिस्कस हुआ या कोई और प्लान है जिसके ऊपर पहले बात हुई, इसके ऊपर क्या रिस्पांस आता है बाकी मुल्कों का, क्योंकि असल तो मामला फलस्तीनी रियासत का था, तो इसमें वो मिसिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की है कि हमास के लोगों ने कहा है कि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से इशारे मिल रहे हैं। क्या इसी प्लान को एक्सेप्ट किया है या कोई दूसरा प्लान भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा था जो 21 पॉइंट्स पे मुश्तमिल था और जो ये 20 नुकात में नहीं है? तो अब इसके ऊपर देखना यह है कि इसका रिस्पांस क्या आता है बाकी मुल्कों का, क्योंकि ये जो 20 नुकात हैं ये वो 21 नुकात नहीं है जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि बाकी मुल्कों से मुशावरत हुई थी, और अगर हुई थी तो फिर उन मुल्कों का रिस्पांस आना जरूरी है। हमास का क्या रिस्पांस आता है, कतर का, सऊदी अरेबिया का क्या रिस्पांस आता है इसके ऊपर? लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि इसमें ये वो मुआहदा नहीं है जो कि डिस्कस हुआ था इससे पहले। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई थी वो 20 नुकात में नहीं थी। 20 नुकात में भी नहीं थी, और ये उस 21 नुकाती प्लान था ना, प्लान जो कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस पे 150 से ज़्यादा मुल्कों ने जिस पे वोट डाला था, वो 21 नुकात थे जी। और वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से एक रोज़ पहले वो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें वोटिंग हुई थी, और हम उस पर पहले बात कर चुके हैं कि उसमें तकरीबन सारी ही दुनिया और फ्रांस और, लेकिन अब ये जो है ये पहला मेरा उस वक्त ख्याल था और यही इस वक्त हो रहा है। और मैंने अपने उस दिन के ख्यालात से जो मैंने यहाँ पर बात कही थी जी। मैंने यहाँ पे जो भी, अब तो यहाँ कुछ सुनने को भी तैयार भी तो कोई नहीं है कि किससे बात करें, इसका मलबा उसके टोपी उसके सर उसके, वो वाला चल रहा है सिलसिला, और वो हो भी रहा था वहाँ उस वक्त न्यूयॉर्क में जो मामला चल रहे थे हमारे अकाबरीन के दरमियान आपस में, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। तो मैंने तो जहाँ तक बात हो सकती थी अपनी बात आके पहुँचाई, लेकिन वो एक यूफोरिक स्टेट होती है ना, यूफोरिया जी, कि जिसमें आप किसी की बात नहीं सुन रहे होते, आप कहते बस वो, तो वो उस वक्त जो है वो यही बात हो रही थी कि जी वो इतनी दफ़ा, इतने हज़ार करोड़ अरब दफ़ा जो है वो यूट्यूब पे तकरीर सुनी गई, और मैं बार बार इनसे कल के दिन भी यही मैंने पॉल ब्रेमर की बात की, आखिर में मैंने कहा चलें जी वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि उस वक्त वज़ीर ख़ारजा साहब ने आके कहा कि जी वो जो है बड़ी कामयाबी हुई है और ये सारा। उसके बाद उनके कुछ मौक़िफ़ शायद तब्दील हुआ बाद में। तो बात ये सारी कि ये तो एक बड़ी खूनरेज़ी की तरफ मामला जा रहा है, क्योंकि हमास इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये एहसास कतर में, सऊदी अरेबिया में, तमाम मुल्कों में पैदा हो चुका है कि ये मामला किसी बड़ी खूनरेज़ी की तरफ जा सकता है। अल्लाह ना करे, लेकिन जा सकता है। एक तो ये कि फ्लोटिला जो है इस वक्त हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इसराइल के करीब पहुंच गए, और वहाँ उसको क्या जो मुख्तलिफ यूरोप के तरफ से जहाज़ आए हुए हैं, टर्की ने भी उसको कहा है कि तो क्या वो अगर इसराइल वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करता है तो फिर क्या सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन मैं उससे बढ़ के आपको ये बात बताऊँ, हमास इसको दो तरह से हमास के लोग इसको देख रहे हैं सही, और यही तासुर इस वक्त लिबनान में भी है, हिजबुल्लाह के अंदर भी है, हमास में भी है, और ये तमाम मशरिक़ वस्ता में है। वो उनके अंदर एक तासुर ये है कि क्या ये हकीकतन 8 मुल्क जो हैं इनको धोखा दिया गया है, सही, या ये है कि ये इनको इल्म था। क्योंकि देखिए जो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये मशरिक़ वस्ता और वेस्ट एशिया की जो तारीख़ है ये बाकी तारीख़ों से बहुत मुख्तलिफ है। और पिछले 100 साल को ही देख लें ना आप, ये भले 50 साल को देख लें या 20 साल को देख लें, तो ये बिट्रेयल्स की, गद्दारी की, धोखे की, चीट की,
ये एक तारीख है। आप 100 साल ही देख लेना जी कि उधर शरीफ मक्का से कहा कि तुम सल्तनत उस्मानी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, तो सारे अरब जो हैं उनको ये उस्मानी सल्तनत उस्मानिया तुर्क क्यों हुक्मरानी कर रहे हैं, तो तुम हमारे साथ मिल जाओ शरीफ मक्का। तो शरीफ मक्का ने कहा कि अच्छा जी ठीक है। तो वो उस वक्त लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो हैं वो शरीफ मक्का के साथ मिले और वो पूरी बगावत हुई, और वो शरीफ मक्का इस सिलसिले में रहे कि मैं तो तमाम अरब मुल्क मेरे पास आ जाएंगे। और जिस वक्त उनसे बात हो रही थी कि तमाम अरब मुल्क आपके पास आ जाएंगे, तो उसी यानी पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, शिकस्त खा रही थी पहली जंग अजीम, तो जब उनसे बात हो रही थी तो उसके साथ ही उसी दौरान फ्रांस और बरतानिया का आपस में इसका पीकॉट मुआहदा हो रहा था कि यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम करना है हमने, एक फ्रांस के पास रहेगा और एक बरतानिया के पास रहेगा, एक आपका मैंडेट होगा एक हमारा मैंडेट होगा। तो उसी दौरान ये बात हो रही थी। और फिर उसी दौरान अगले साल यानी 1917 में बेल्फोर हो रहा था। बेल्फोर क्या हो रहा था कि ना सिर्फ ये कि 2 इलाके फ्रांस और हमारे होंगे, अरब दुनिया को नहीं दिए जाएंगे, आपके आधा आपका आधा हमारा, सही, वो जैसे बाद में बर्लिन में हुआ या बाकी जो आधा आपका और आधा हमारा। और वो जो आधा है ये तो हो गया ना, लेकिन उसके साथ ही एक तीसरे फरीक को भी कह दिया कि तुम भी आ जाना दरमियान में। बेल्फोर कर लिया वो ज्यूज के साथ कि ना सिर्फ ये कि यहाँ अरब मुल्क नहीं होंगे, शरीफ मक्का जी को एक धोखा दिया गया, क्योंकि शरीफ मक्का खुद पहले उन्होंने धोखा दिया ना सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ, वो मिले, फिर वो चीटू है, आखिर में जलावतनी में उनकी डेथ हुई। उसके बाद जो है तो यहाँ पर साथ ही जो है वो बेल्फोर साइन हो गया, और बेल्फोर साइन हो गया तो वो यहाँ पे ये इसराइली रियासत कायम हो गई। तो ये पूरी जो ये पूरा इलाका, और फिर उसके बाद से आप देखें ना, यानी जब ये 1948 की जंग हुई है तो उसमें फ़लस्तीनियों को इस बात का यकीन था कि हम अरब ममालिक जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि वो नकबा, यानी वो जिसको कहते हैं, जो लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी वहाँ से बेघर हुए, अपने इलाकों से ज़मीनें छोड़ी, मुआहदे ऊपर हो गए, आगे पीछे दाएं बाएं, फिर वो निकल गए, वो फिर PLO बनी, फिर जो भी कुछ हुआ वो एक तारीख़ है पूरी। फिर उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, फिर ये फ़दाई हाईजैकिंग्स, ये वो लंबी तारीख़ चलती रही। फिर उसके बाद कहीं जाके मामलात फिर ठंडे हुए, और फिर उसके बाद अब चलते रहे ना, अनवर सादात, इवन 1967 में भी सारे मुल्क एक दूसरे के ऊपर, अगर आप जाएं तो एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं कि उसकी शिकस्त का कौन जिम्मेदार था 67 के अंदर। तो ये जो है ना, ये एक बिट्रेयल्स की बड़ी तारीख है। अनवर सादात गोली मार दी गई, ये इवन ये शरीफ मक्का के साहबजादे जो किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन हैं, इनके जो ये तो किंग जॉर्डन सेकंड है ना, तो किंग जॉर्डन जो अव्वल थे, यानी शाह हुसैन के जो पहले थे, तो शरीफ मक्का के जो बेटे थे, तो उन्हें तो फ़लस्तीनी ने एक फ़लस्तीनी ने शहीद कर दिया था कि आपने डील की है। तो बिट्रेयल की तारीख़ जो है, फिर अनवर सादात, फिर उसके बाद यासिर अरफ़ात के बारे में कहते हैं कि उनको पता नहीं जहर दिया गया था, क्या हुआ। फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन ये कहता रह गया, सद्दाम हुसैन ये कहता रह गया कि मुझे तो अमेरिका ने ये कहा था कि हमला करो कुवैत पे, कुवैत पे वो कहता रह गया कि मुझे तो रमशील्ड मिले थे, रमशील्ड ने कहा था कि हमला करो, और मैंने हमला कर दिया। तो अगले दिन जो है वो सारे मुल्क यहाँ पे लैंड हो गए, उसी के नतीजे में तो सेंटकॉम बनी फिर कतर में, और ये उससे पहले तो अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे 91 से पहले। तो वो यहाँ पर एक, तो वो आखिर में कहता रह गया, वो कहता रह गया, चीखता रह गया। अच्छा, फिर इसी तरह से कुर्दों के साथ एक मामला हुआ, कुर्द खड़े हुए सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़, तो कुर्द सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े हुए, तो कुर्द जो हैं वो उसके बाद उनको पहले 98 में कहा गया कि आप खड़े हो जाएं,
और आपको आज़ादी दी जाएगी, अलग कुर्दिस्तान दिया जाएगा। आखिर में फिर वो कुर्द, अभी देखें आप, कुर्दिस्तान तो कोई ऐसा सच नहीं है। तो ये फिर मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उल्टा गया। फिर कद्दाफी के साथ क्या हुआ, ठीक है ना। फिर अरब स्प्रिंग शुरू तो एक वाक़े से हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो तख्ते उलटना शुरू हुए और मज़ीद जो है वो अमेरिकन एंट्री हुई कि भाई सिक्योरिटी के लिए, अच्छा इधर भी से भी वो हैं, इधर से भी वो हैं कि भाई आपको इनसे ख़तरा है दाइश से, लेकिन ये है कि ये हम आपको सिक्योर करेंगे। तो बाद में वो समझ आ रही है चीज़ कि भाई दाइश तो उन्हीं का प्रोजेक्ट था। इसी तरह से अफ़गान मुजाहिदीन देखें ना, वो पहले मुजाहिदीन, फिर वो दहशतगर्द, फिर आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये बिट्रेयल की पूरी एक हिस्ट्री है इस पूरे रीजन की। अच्छा, अब इसमें जो है वो और उसमें सऊदी शाह फैसल, मैंने कहा एक मिसाल नहीं दी, उनको भी शहीद कर दिया गया ऑयल का, जब उन्होंने ऑयल को एज अ वेपन यूज़ करने की कोशिश की और फिर इंश्योर किया गया कि आइंदा ऐसा ना हो। तो ये जो अब वहाँ जो तासुर, और देखें पिछले 3-4 सालों में जो कुछ हुआ है, आप शुरू करें उसको अगर ये शहादतों से, और जो मैंने कल भी बात की थी कि ये इसमें कल मैंने पॉल ब्रेमर का जिक्र किया था कि ऐसे प्लान तो बनते जाते हैं और अच्छा कि नोबेल प्राइज़ उनको दें, ट्रम्प साहब नोबेल प्राइज़ ले लें, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि वो लें नोबेल प्राइज़ उनको, बल्कि 2-3 नोबेल प्राइज़ मिलने चाहिए। ओबामा को भी मिल गया था 3 नोबेल प्राइज़, जिसने बाद में जो है वो जो कुछ किया पूरी दुनिया के साथ, वो भी एक तारीख लिखी जाएगी। तो अब इशू ये है सारा कि वो इस वक्त अरब रहनुमा और इस्लामी मुल्क, क्योंकि टर्की भी इस वक्त, टर्की के जो रहनुमा है, टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस वक्त गालिबन दोहा में मौजूद हैं, और उनके साथ जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी दोहा में मौजूद हैं। और हमास के जो लोग हैं, देखें मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, अगर किसी का ख्याल है कि हमास कमज़ोर हो गई है, तो मैंने कल भी बात की थी, हमास कमज़ोर नहीं हुई है, ठीक है। उनके 10 लोग अगर ख़त्म होते हैं इस तरह की तहरीकों में, तो 50 और आ जाते हैं, 50 ख़त्म होते हैं तो 1000 और आ जाते हैं, क्योंकि वो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। ये और उनके अंदर ये बात उनको इस वक्त समझाना बहुत दुश्वार हो रहा है कि क्या उन्हें चीट किया गया है, या जो उनको बताने वाले लोग हैं वो खुद चीट हो गए हैं, नेतन्याहू ट्रंप के हाथों। देखिए ना, ये एक समझाना जो है उनको ज़रा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। और अगर वो नहीं समझ पाए और उन्होंने, अब वो पीछे हट रहे हैं इससे, हमास इसको नहीं मान रही। वो 48 घंटे, कतर की तरफ से मैसेज चला गया था कि आप 72 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का चक्कर ख़त्म करें, क्योंकि हमास के लोग नहीं कायल हो रहे इसमें। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। अच्छा, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि मैं गारंटी देता हूँ कि आइंदा कतर पे हमला नहीं होगा। वो भाई, कतर पे हमले की ये अमेरिका ने गारंटी दे दी, अब और ने, वो तो माफ़ी मांगने का किस्सा था ना, और इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि कतर के ऊपर अटैक। कतर ने तो बस माफ़ी बात की थी ना, ये 15 तक हम दिखाएं, उन्होंने हमला, अब कतर के ऊपर हमला ख़त्म हो गया था, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो गया। तो ये अब क्या हो, कतर का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, कतर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे मामले में। और अमीर कतर ईरान गए, सऊदी अरेबिया, आगे पीछे मुल्क सारे, और अभी भी टर्की मौजूद है वहाँ। इशू ये है सारा कि हमास अगर इसको नहीं, एक तो हमास के लोग कायल नहीं हो रहे, और बहुत बड़ी तादाद में जो मशरिक़ वस्ता के अमूमी तौर पे लोग हैं उस पर कायल नहीं हो रहे, वो इस पर कायल नहीं हो रहे कि ये हम ये जो है ये मतलब हमारे रहनुमा शहीद हुए। देखिए ना, इसमें एक ये जैसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट था, ये टोनी ब्लेयर जिसका हिस्सा था, ये जो आइलैंड में हुआ था। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के को एक वो यानी मुआहदा तो 2 फरीकों में होता है ना, यानी अगर हमास का या चले फ़लस्तीनी अथॉरिटी का एक मामला चल रहा है इसराइल के साथ, तो उसमें हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो है ही नहीं। अरब ममालिक जो हैं, और कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम तो अमेरिका से बात करते हैं, अमेरिका फिर उनसे बात करता है।
ओ भाई, आप फ़लस्तीनियों से बात तो कर सकते थे ना कुछ लोग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मामला जो है ये तो वो जो अब हमास के लोग हैं जो उनकी क़यादत, और देख मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे ये बिट्रेयल की हिस्ट्री है कि वो हमेशा अपना प्लान बी और बहुत, लेकिन जब वो इस तरह का कोई वाक़या हो जाए ना कि इस्माइल हानिया भी शहीद हो गए और जनाब हसन नसरुल्लाह भी शहीद हो गए, और फिर उसके बाद क्या ईरान की क़यादत भी उसमें निशाना बन गई, कतर पे भी अटैक हो गया, फिर उधर भी हुआ इधर भी हुआ, और नेतन्याहू जो है एक बदमस्त हाथी की तरह वो ये कह रहा है कि जी अच्छा, इसमें फिर एक और शिक नहीं है। एक तो शिक ये नहीं है, दूसरी रियासत वाली जो शिक है ना, ये इसको अगर हम देखें ना, जो 20 नुकात हैं, तो 20 नुकात में जो 9th है ना, जो 9th यानी जो ट्रंप का जो प्लान है, ट्रंप और नेतन्याहू का जो प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है, अगर हम इसमें से 9th को हम देखें तो गजा विल बी गवर्न अंडर टेम्पररी ट्रांजिशनल गवर्नेंस। ये तो वही हो गया ना, ओ भाई ये कमेटी काम करेगी बोर्ड ऑफ पीस के अंडर, जिसमें एक ट्रंप होंगे और एक टोनी ब्लेयर होंगे। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। अच्छा, और उसके बाद ये आगे चलते चलते, लेकिन फिर उसमें जो है वो नेतन्याहू ने जो बात की है, वो अब अरब ममालिक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमास को कि देखें जी, इसका जो आर्टिकल नंबर 19 है, while Gaza redevelopment advances and when the Palestinian Authority reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible, कब होगा किसी को नहीं पता, ठीक है, ये तय करेगा इसराइल तय करेगा और अमेरिका तय करेगा फेथफुली। तो उसके बाद ये होगा कि फाइनली बी इन प्लेस फॉर अ क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड, बस खत्म, विच वी रिकग्नाइज एज अ एस्पिरेशन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। टाइमलाइन नहीं है। फिर इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, देखें ये जेनोसाइड का लफ्ज, जेनोसाइड जो है ना, कत्लेआम, इसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि ये कत्ले जेनोसाइड क्या है, जेनोसाइड को कैसे डिफाइन करेंगे, सही, ठीक है ना। कत्लेआम जो है, मतलब मिसाल के तौर पे जापान हथियार नहीं डाल रहा था, लड़ रहा था, लड़ाई हो रही थी जी बिल्कुल। अब जापान के ऊपर जो है वो इसलिए कि जापान की फौजें हथियार डाल दें, हिरोशिमा और नागासाकी में तो सिविलियंस थे, वहां फौजी तो नहीं थे, शहर थे दो, वहां हंसते बसते लोग थे। तो क्या हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे वो जेनोसाइड है या नहीं है? एक सवाल है ना कि क्या वो, क्योंकि लड़ तो फौज रही थी, बॉम्ब न्यूक्लियर गिरे सिविलियंस के सरों पे और खत्म हो गए शहर हमेशा के लिए, और उसके नतीजे में फौजों ने हथियार डाले। वो अगर शहरों पे न्यूक्लियर ना गिरते तो ये फौजें तो लड़ रही थी, और ये तो जो अच्छे बुरे जो भी जो जिस तरफ था उसको छोड़ दें आप, तो वो क्या जेनोसाइड में आता ही नहीं आता। लेकिन चूंकि एक बस वो उस वक्त सारे मुल्क एक साथ थे, परमानेंट 5, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं ये जेनोसाइड में नहीं आता, ये तो प्रेशर टैक्टिक थी, और ये इसको ठीक है, इसको मास मर्डर में डाल दें। भी बड़ा ये मामला बहस का, इस पर बड़ी बहस हुई उसके बाद कि ये कहाँ आता है मामला। उन्होंने कहा जी जेनेवा एकॉर्ड तो बाद में बना था ना, अक़वाम मुत्तहिदा, तो उन्होंने कहा भाई अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह तो बाद में बनी थी, उससे पहले तो देखें ना जेनेवा कन्वेंशन में के मुताबिक ये तो नहीं आता। लेकिन एक सवाल उठाते रहे, जो आज तक ही सवाल घूमता रहता है, जो आप इंटरनेशनल जो लॉ पढ़ते हैं उनके सामने सवाल आता है बाकायदा कि कैसे आप बताएंगे इसको बताएंगे ये क्या मास मर्डर हुआ या जेनोसाइड हुआ, या ये जो है ये वॉर क्राइम था या नहीं था, क्या था सारा। तो वो उन्होंने कहा जी वो जेनेवा कन्वेंशन तो बाद में हुआ ना, तो ये उससे पहले का हो गया था। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि भाई ये जो है ये तो इसके ऊपर जो भी कुछ होगा मैं बीबी नेतन्याहू से कहता हूँ, और नेतन्याहू ने सिर्फ ट्रंप की बात सुन के अभी फ्लोटिला पे अटैक कर दिया, या आज रात को उसने 1000 बंदा और मार दिया कि भाई वो 72 घंटे तो गुजर चुके हैं जो अनाउंस हुए थे, और उसका भी कोई ऑफिशियल उन्होंने एक बयान नहीं दिया ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो इशू ये है कि उसके बाद ये पूरा जो खित्ता है क्या ये खूनरेजी की तरफ चला जाएगा?
और क्या उसमें ये अरब ममालिक के अंदर ये बात इंतहाई इस वक्त, क्योंकि ये अमीर कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सारे मुल्क जानते हैं कि एक एक मरहले पे इन सब को चीट किया गया है। मतलब इनके सामने किताबें खुली पड़ी हैं, कद्दाफी के साथ क्या हुआ, उधर क्या हुआ, फिर वो आपस में हो गया मामला। कभी ये पहली दफ़ा ये सारे इकट्ठे हुए थे कि भाई हमने ये गज़ा के मामले पे इकट्ठे हैं, लेकिन ये आगे कैसे चलता रहा। फिर मैं वक्फे पे जाने से पहले एक बात और आपको बता दूँ, जी, अगर 2 मिनट मुझे मिल जाएं और ब्रेक पे जाने से पहले, जो नाम कल मैंने लिए थे, कल मैंने नाम लिए थे कि बोर्ड जो बन रहा है, जो बोर्ड एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है, बोर्ड ऑफ पीस या पीस ऑफ बोर्ड जो भी है, उसमें एक मैंने नाम आपसे लिया था मार्क रोवन का। ठीक है, ये मार्क रोवन जो है ये कौन साहब है? इनका मार्क रोवन, जो कि फ़लस्तीनियों से ऊपर जो बोर्ड बन रहा है उसके जो मेंबर हैं वो मार्क रोवन है। सही, ठीक है। मार्क रोवन कौन है? ये 9th, ये फ़लस्तीनियों से ऊपर, यानी टोनी ब्लेयर के साथ जो दूसरा बोर्ड मेंबर है वो है मार्क रोवन। अब ये 9th स्लाइड आप देख लें और यहां से देख लेंगे ये दूसरा बंदा कौन है, बोर्ड का मेंबर मार्क रोवन। ठीक है, 9th स्लाइड अगर हम दिखा दें तो तारुफ हो जाएगा मार्क रोवन का। ठीक है, ये मार्क रोवन है और ये जो है ये बाकायदा अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी इन्होंने बनना था। ये बिलियनर है और ट्रेजरी सेक्रेटरी इन्होंने बनना था। अच्छा, और उसके बाद आप टाइम्स ऑफ इसराइल देख लें, ये 10th स्लाइड, तो ये जो है ये ट्रेजरी सेक्रेटरी बनना था, ये उस बोर्ड के मेंबर अनाउंस हो गए साथ ही। यानी फ़लस्तीनियों के ऊपर जो एक बोर्ड है, उस जो मैंने कल आपको नाम बताए थे ना, 4-5 नाम हो रहे हैं फाइनल, तो कल मैंने मार्क रोवन का नाम भी लिया था, ये मार्क रोवन है। फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरा नाम जो एराई लाइटस्टोन का है। अब ये जो एराई लाइटस्टोन है ये कौन है? इनका तारुफ अगर किसी ने चेक करना है तो वो 12th पे चला जाए। ये वो हैं जो अब्राहम एकॉर्ड्स की जो एक पूरी कमेटी बनी हुई है उसके, और ये फॉर्मर एडवाइज़र रहे हैं इसराइल के डेविड फ्रीडमैन जो कि एम्बेसडर थे। ये बोर्ड के अंदर आ गए दूसरे टोनी, यानी तीसरे टोनी ब्लेयर के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो, तो ये जो सारा का सारा मसला है। और फिर उसके बाद जो एक मैंने और नाम बताया था नगीब जवारिस, वो भी बोर्ड का हिस्सा बन गए। वो जो अरबपति इजिप्शियन मैंने कहा था कि एक बड़े और बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं वो, ठीक है ना। ये कल तक अब ज़रा देखें ये कौन है। ये जो है ये टोनी ब्लेयर के बड़े पुराने दोस्त हैं और इनकी पुरानी तस्वीर टोनी ब्लेयर के साथ मुख्तलिफ जगहों पे इनकी जो है वो अखबारात में और हर जगह चलते फिरते इनकी नज़र आ रही हैं। और तुर्की का जो पेपर है उसने ये टोनी ब्लेयर 7th, तुर्की टुडे, टोनी ब्लेयर गज़ा प्लान लिस्ट 7th, इजिप्शियन बिलियनर, ये पूरी इनकी जो पुराना अखबार की उन्होंने तुर्की टुडे वालों ने एक तस्वीर इनकी छाप दी है टोनी ब्लेयर के साथ ये किसी कश्ती पे बैठ के। तो उन्होंने कहा ये तो एक ही ग्रुप है, बिलियनर्स हैं और ये सारे जो हैं ये इन्होंने आके अपने कारोबार चमकाने हैं। इन्होंने ये तासुर है वहाँ पर कि ये बोर्ड मेंबर्स कौन से हैं और इसमें इसके नीचे फिर फ़लस्तीनी होंगे और उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी आउट कर दिया है, यानी महमूद अब्बास भी उसमें नहीं है और उसमें हमास भी नहीं है। तो अगर एक फरीक ही नहीं है तो फिर मुआहिदा तो 2 फरीकों में, मैं इसे बताऊं जैसे ये हुआ था ना गुड फ्राइडे वाला। गुड फ्राइडे में जब कैथलिक्स के दरमियान और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान जब मामलात हो रहे थे आयरलैंड के अंदर, तो दोनों फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे ना। 2 फरीक भाई कोई तनाज़े है तो उसमें एक फरीक को आप छोड़ के और ये पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गए उस फरीक के ब्याह पे बात करो, उससे पूछ ही ना रहा हो, उसको वीज़ा ही ना दे रहा हो वहाँ का, उसको बिठा ही ना रहा हो, तो ये क्या, तो उसके थ्रू मैसेज जा रहा हो और अच्छा मिलते भी हो डायरेक्टली पब्लिक में शो भी ना करते होंगे मिलें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आने वाले चंद घंटों में ये मुल्क सारे पीछे हटना शुरू हो गए हैं। इसाक डार साहब ने भी जो बात की रात को और फिर उसके बाद जो है वो अब बाकी, लेकिन मसला ये है कि अगर 29 तारीख को मुझ जैसे एक शख्स को ये पता था कि ये 20 नुकात जो हैं ये वो नहीं है जो कि हुआ कुछ और है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हमास की तरफ से ये इशारे मिल रहे हैं कि वो इन मुज़ाकरात को नहीं मान रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से हमास के लोग नहीं मान रहे, और देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या करेंगे सही। और अरब ममालिक के अंदर क्या सूरत हाल डेवलप होगी, इस्लामी ममालिक के अंदर क्या होगी, और क्या नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो उनके बारे में एक तासुर है कि वो जंगें रोकना चाहते हैं, लेकिन जंगें रुक नहीं रही। देखिए ना, वो चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को अलग रखना चाहा कि किसी तरह से अलग रखें इससे यूक्रेन की जंग से, तो शायद ये ख़त्म हो जाए, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हो रही। फिर उसके बाद उनके यहाँ हॉक्स भी हैं, जैसे कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक की बात आ रही, लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि किम योंग जन के साथ उनकी मुलाकात जो है वो फाइनलाइज हो रही है इसी महीने के आखिर में, और प्रीमियर शी जिनपिंग से। तो उससे पहले वो चाहेंगे कि ये सारे इश्यूज़ ख़त्म करके, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी, और मैंने कहा ना, बिट्रेयल की फीलिंग अगर इसमें आ गई कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो फिर ये बहुत से मज़ालिम और शहादतें और ये सारे मामलात, वो उसमें फिर ये कहा जाएगा कि ये सारे साथ थे, ये इस तरफ मामला चला जाएगा। हिस्ट्री ऐसी रही है ना, गद्दाफ़ी के साथ हो रहा है, तज़ाम के साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, उसके साथ हो रहा है। तो अभी इस वक्त जो है ये मामला बड़े टेंस है, और वो इसराइल के अंदर जो है ये यौम कपूर की जो है वो जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस दिन है यहूदियत में, वो आज से शुरू हो गया। उसकी जो तातीलात हैं वो आज से स्टार्ट हो गई हैं। यहूदियत में ये सबसे मुक़द्दस दिन है यौम कपूर जो है, इसको ये अक्टूबर के पहले दिनों में, कभी सितंबर के आखिरी दिनों में, और ये जो उनका तशरीक़ का जो महीना है यहूदियत में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोहे तूर पे जी। तो जब वापस आए थे तो नीचे पहाड़ से नीचे वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को, ये सूरह बकरा में, सूरह ताहा में, बाकी जगहों पे, कुरान शरीफ में भी है, तो ये लेकिन अहदनामा कदीम के अंदर भी है, और अहदनामा तो उसमें वो इस तरह से बयान होता है कि जब ऊपर गए तो नीचे वो जो सामरी था उसने सोने को पिघला के वो बछड़ा बना लिया, और वो बोलता भी था, तो उसकी बातें शुरू कर दी सबने। और उसकी मूसा अलैहिस्सलाम जो नीचे आए वापस पहाड़ से, तो उन्होंने देखा तो बछड़े की पूजा हो रही थी। तो फिर ये हुआ कि बड़ी सख्त सज़ा हुई, और उन्होंने ये जो यहूदियत में कहा जाता है कि बछड़े को जलाया और उसका पानी बना के उन्होंने कहा कि सबको तुम सब पियो। और जो यहूदियत में ये कहा जाता है, ये इसका जिक्र जो है कुरान शरीफ में नहीं है, लेकिन इस वाक़े को जो उनकी जो तौरा में बयान होता है वो इस तरह से है कि उसमें 3000 लोग मारे गए। एग्जैक्ट ये अल्फाज हैं कि 3000 लोग कत्ल हो गए। उनसे कहा गया कि अपने आप को सज़ा दो, ठीक है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा गए और दोबारा जाके उन्होंने माफ़ी मांगी अपनी कौम की तरफ से, और फिर इनकी कौम को माफ़ किया गया। तो ये वो दिन है जब कौम को माफ़ी मिली थी। वो जो गुनाह सरजद हुआ था इनसे कि जो बछड़े की पूजा कर रहे थे, तो उसकी जो माफ़ी जिस दिन हुई वो यहूदियत का सबसे मुक़द्दस दिन है साल का, और यौम कपूर का दिन है। और ये वो दिन है जब 67 के अंदर जब अचानक सरप्राइज जंग छिड़ गई थी। 1967 की जंग जो है वो 73 की जंग, जिसको यौम कपूर वॉर कहते हैं, तो ये इस दिन छिड़ी थी। तो इसमें अब ये है कि ये वो तातीलात भी शुरू हो गई हैं, ठीक है। साथ ही अमेरिका में शटडाउन भी शुरू हो गया है। अच्छा, शटडाउन का मतलब ये है कि वो एक बिल अगर फंस जाए वहाँ पे, ठीक है, 2018 7 साल के बाद हो रहा है, बहुत चीज़ें रुक जाती हैं सारी। लाजमी सर्विसेज करने वाले लोगों को बग़ैर नौकरी के काम करना पड़ता है, बग़ैर तनख्वाह के नौकरी करनी पड़ती है, माजरत, बग़ैर तनख्वाह के उनको नौकरी करनी पड़ती है, और उनको जो है वो हर चीज़ स्लो हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाते हैं। अब उसमें जो बिल है वो ये है कि लोगों को ले ऑफ करना है, नौकरियों से फारिग करना है। डेमोक्रेट्स इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, डेडलॉक पैदा हो गया। लेकिन ये है कि और उसके नतीजे में शटडाउन हो रहा है। ये सबसे बड़ा शटडाउन हुआ था, ये 2018 में 34 दिन तक चला था। आखिर में प्रेसिडेंट ट्रंप को हटना पड़ा था। लेकिन इस वक्त ये है कि इस वक्त डेमोक्रेट्स कितनी मेरे ख्याल से 6-7 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था मैं तो किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, ये मुझे ब्लैकमेल कर नहीं सकते, मैं तो लोगों को ले ऑफ करना है तो करूँगा। उन्होंने जो पेंटागन से भी, उन्होंने जो फौजियों से भी बात की, उसमें भी उन्होंने कहा कि
उसमें तो उन्होंने कहा कि अपना वज़न वगैरह कम करो, स्मार्ट हो जाओ, और ख़ास तौर पे उन्होंने हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया है, आसिम मुनीर साहब का दोबारा वहाँ पे जिक्र किया। उन्होंने कहा स्मार्ट हो जाओ, ये क्या किस तरह के अजीब किस्म के बेढंगे किस्म के लोग। तो बाकी उन्होंने जो है वो कहा है कि जो पेटी हेग्जेट की तकरीर है उस पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन वो इशू सबसे बड़ा जो इस वक्त ये है कि अगले चंद घंटों में अगर हमास की तरफ से, अच्छा हमास की तरफ से कंडीशंस रख दी गई हैं ना, अच्छा वो हमास की तरफ से कंडीशंस भी रखी गई हैं, और ये है कि उसमें एक और कंडीशन नहीं है कि बाहर अगर वो हिट करेंगे दोबारा, मतलब अगर देखें तुर्किया में उन्होंने हिट करने की कोशिश की हमास के लोगों को तुर्किया में, और प्रेसिडेंट अर्दोगन ने कई लोगों को पकड़ा, और उसके बाद उन्होंने मोसाद के लोगों को, जो हमास के लोगों को और फ़लस्तीनियों को कत्ल कर, उनको निकाला वहाँ से, पकड़ लिया और सजाएं दे के और अंदर कर दिया। इसी तरह से इजिप्ट का कहना यह है कि हमारे यहाँ भी हमास के लोगों को कत्ल करने की। सवाल ये है कि ये बात उस क्लॉज में कहीं है ही नहीं कि वो जो नेतन्याहू ने कहा हुआ है कि मैं तो जाके सारी दुनिया में जिधर भी, तो ये अब सारे मुल्कों की तरफ से दोबारा एक बात वहाँ जाएगी। और लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं बीबी नेतन्याहू को फ्री हैंड दे दूंगा, लेकिन वो वापस भी ले सकते हैं उसको, और अगर वो वापस नहीं लेते और बीबी नेतन्याहू जो है वो इन छुट्टियों में जो है, जो अच्छा रॉन दैमर को फारिग कर दिया उसने, लेकिन यह है कि वो इसमें एनेक्सेशन वाली बात और बाकी बात, अब अरब ममालिक पे दबाव पड़ रहा है कि या तो आप फौरी तौर पे सफारती ताल्लुकात तोड़ेंगे, और इन्होंने पहले कहा था कि एनेक्सेशन नहीं होगी, वहाँ जाके ये देखें यूएई की तरफ से बात हुई, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्कों ने। तो अब यह है कि ये उन्होंने इनको धोखा दिया है, इन्होंने आगे किया है, इनको समझाना मुश्किल हो रहा है, उधर समझाना मुश्किल हो रहा है। जो कुछ है पाकिस्तान भी, जो इसाक डार साहब ने कहा कि भाई ये तो था ही नहीं मामला, मगर मसला वही है ना कि अगर ये हम कह रहे थे तो 29 तारीख को कहा था कि ऐसा नहीं है, तो उसके बाद अगर बहरहाल इनके पास बहुत, देखिए बड़े मुल्क हैं सारे, तो इनको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसलिए वितकॉफ भी थे, बाकी लोग भी थे सारे। अब यह है कि अगले 24 से 47 घंटों में तय होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटते हैं। अरब ममालिक जो हैं वो अभी जो है वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं माहदे की, लेकिन हमास पे प्रेशराइज भी कर रहे हैं, साथ ही बता भी रहे हैं दबाव है, साथ ही हमास पे भी कह रहे हैं कि आप इसको मानो। हमास के लोग इसको नहीं मानेंगे। हमास के जो लोग हैं, मैं आपको बताऊं एक बात, हमास के अंदर जो है ना वो एक ख़ास किस्म का, मतलब वो मैक्सिमम कहेंगे कि क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप मज़ीद 2-2 हज़ार पाउंड वज़नी बम गिरा के मज़ीद कत्लेआम करेंगे, और इस वक्त करेंगे जब आपने हमसे कह दिया कि ये पेपर है जो कि फाइनलाइज हुआ है, और आधी दुनिया ने, आधी क्या 150 से ज़्यादा मुल्कों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ही कर लिया, और आपने हमें कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसे होगा और बाद में ऐसे आ गया, तो फिर अब आप जाने, हमारी जाने तो पहले ही हाजिर हैं। ये 70,000 लाख 2 लाख वहाँ शहीद हो गए, बाकी भी अपनी जाने को देने को तैयार हैं। तो उसमें इन्होंने एक शर्त मनवा ली कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नहीं है, मगर उसके जो सारे पैटर्न्स हैं वो बोर्ड में बैठ गए आके ऊपर। तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या करेगी आके इसमें, जब ऊपर बोर्ड बैठा होगा तो नीचे, तो ये एक ऐसा मेरा ख्याल से गुफअप है, या ये है कि इनके नाम ही नहीं पता थे सबके, जिसको समझाना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खुरेजी रुके, अमन कायम हो, और ये जो एक मामला है ये एक बड़ी खुरेजी की तरफ, क्योंकि अब वो बिट्रेयल वाला, मैंने आपसे कहा ना कि धोखे और चीट वाला फैक्टर आ गया कि अरब ममालिक कह रहे हैं अमेरिका ने किया है, वो कह रहे हैं कि वाकई अमेरिका ने किया, कि आपने तो नहीं किया। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये बड़ी ही ख़तरनाक है। तो इसका जल्दी इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि लाखों करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं, और जो गज़ा है वो तो है ही, और अब तो फैल गया ना सारा मामला कि किसने क्या किया, कैसे हुआ क्या। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पर, और इसमें ये भी हो रहा है कि कहीं फॉल्स फ्लैग ना हो जाए और दोबारा से वो इसमें कहीं मजलूम बन के सामने ना निकला है नेतन्याहू के, देखें जी ये तो ईरान पे अटैक हो गया, उसने कहा कि ईरान ने किया है, किसी और मुल्क ने किया है। ये तो बड़ा आसान होता है ना फॉल्स फ्लैग करना। तो इस तरह के हालात जब हों, तो दुआ है कि ये मामला जो है किसी बेहतरी की तरफ जाएँ, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो नोबल इनाम का सोच रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि नोबल इनाम
मतलब मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कि नोबल इनाम तो बहुत पीछे रह गया, अभी तो ये कत्लेआम जी जो है इसको नेतन्याहू नहीं काबू आ रहा। जी जी, और ये अब डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है ना सारे मुल्कों के लिए जी कि भाई आप सारे अब क्या कर रहे हैं और नेतन्याहू। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।